हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछे गए, यानी 12th लेवल के जो एग्जाम हुए थे अगस्त और सितंबर के महीने में ये पेपर लिए गए थे। 57 शिफ्ट्स में ओवरऑल पेपर कवर किया गया था और पूरे 57 शिफ्ट्स में जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और यही क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और आगे जो इस बार आप एनटीपीसी के फॉर्म डाल रहे हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के 100% चांसेज है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के उन्हें भी बोलिए ये वीडियो देखने के लिए, उनको शेयर कीजिए। आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम मैं आपको बता देता हूँ लगभग आई थिंक 60 टू 70 क्वेश्चन जो हैं ये पूछे गए हैं ज्योमेट्री से, जिसमें से मैंने टॉप 35 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, यानी 50% क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मैंने लगभग एक टाइप के क्वेश्चन अगर 10 बार पूछे गए हैं तो मैंने उनको 3 या 4 बार जरूर सॉल्व किया है, यानी 3 या 4 क्वेश्चन उस टाइप के सॉल्व कर दिए हैं। लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एबी एंड डीसी जो हैं ये पैरेलल हैं। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स एसी एंड बीडी respectively. If AB equal to 45, BC equal to 96, DC equal to 53 and AD equal to 37 centimeter, then what is the length of EF? देखिए, अब ABCD चूंकि एक चतुर्भुज है तो पहले मैं एक चतुर्भुज ड्रॉ कर देता हूं, यानी कि हालांकि जिस टाइप का बोला गया है मैं आपको बताता हूं, इस टाइप का चतुर्भुज बनेगा। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बोला है ध्यान से समझिएगा। ABCD है, देखिए A B सी डी। आप बोलेंगे ट्रेपेजियम क्यों बनाया गया है, यानी कि ये एक समलंब चतुर्भुज है जो मैंने बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि देखिएगा ये एबीसीडी जो चतुर्भुज है इसमें ए बी और सी डी यानी दो भुजाएं पैरेलल है, इसमें समांतर हैं। और अगर किसी चतुर्भुज में केवल दो भुजाएं समांतर होती है और बाकी की दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, यानी पैरेलल नहीं होती हैं, जैसे यहाँ ए डी और बी सी ये समांतर नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जबकि ए बी और डी सी पैरेलल है, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है। तो अगर केवल दो आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो और बाकी की दो भुजाएं पैरेलल नहीं हो तो ऐसे में वह एक समलंब बनता है, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब इसमें डायगोनल है AC और BD, तो A से C तक एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC, और एक देखिए A से C तक मैंने ड्रॉ किया AC एक डायगोनल और एक डायगोनल हो गया BD। अब ये बोल रहा है इन दोनों के मिड पॉइंट हैं E और F, यानी E और F इनके मिड पॉइंट हैं, जिसमें E है AC का मिड पॉइंट, तो AC का मिड पॉइंट मान लो ये हो गया E, और F BC का मिड पॉइंट है, F जो है वो BD का मिड पॉइंट है, तो BD का मिड पॉइंट मान लो ये हो गया F। अब E और F की लेंथ हमें बतानी है कितनी होगी। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे डायरेक्ट फॉर्मूला एक याद रखिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अगर EF की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप सीधे तौर पर इसमें जो भी पैरेलल यहाँ पर भुजाएं हैं उनका अंतर ले लो। इसमें मैं पूछूंगा कि इसमें पैरेलल कौन है, समांतर कौन सी भुजाएं हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ AB पैरेलल है DC के, तो इनका डिफरेंस ले लो। इट मीन्स DC और माइनस AB, या AB माइनस DC जो भी बड़ा हो उसको पहले लिख लेना है और डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है उसका आधा। बस ये आपका आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और इसमें ये भी याद रखिए, अगर मान लो E और F इसमें AD और BC के मिड पॉइंट होते हैं, यानी कि मान लो ये डायग्राम ऐसा बनता इस टाइप से, मैं सही बनाता हूं। देखिए, मान लो इस टाइप का डायग्राम होता, ये आपका ABCD, और यहाँ पे मान लो आपके P और Q होते, जिसमें P AD का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है। तो अगर PQ की लेंथ पूछी जाती तो ये बस प्लस हो जाता, यानी कि ये DC और प्लस AB बाई 2 हो जाता। फिलहाल हमें ये वैल्यू बतानी है तो हम सीधे लिखेंगे कि देखो DC की वैल्यू इसमें गिवन है 53,
तो आप लिखोगे 53 माइनस ए बी भी गिवन है यहाँ पर 45, तो ये माइनस का 45 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो 3 और 5 8 का आधा, यानी कि ये काटोगे तो 4 आएगा, ऑप्शन सी। अब डायरेक्ट अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे? अगर डायरेक्ट निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में तो आप सीधे देख लो पैरेलल कौन सा साइड है। देखो जो साइड पैरेलल है केवल उसका डिफरेंस लेके हाफ करना है आपको। यहाँ पर ई एफ की लेंथ पूछी जा रही है, तो देखो ए बी और डी सी पैरेलल है, तो ए बी और डी सी का डिफरेंस ले लो और उसका आधा कर दो। ए बी यहाँ पर 45 है और डी सी यहाँ पर 53 है, डिफरेंस हो गया 8, और 8 का हाफ करोगे तो 4 आ जाएगा बस। अब देखो अगला क्वेश्चन जैसे सेम टाइप का है, 15% लोगों ने सही किया है, 17% गलत किए हैं, बाकी लोगों ने छोड़ दिया है इसको। तो ई एफ की लेंथ पूछी जा रही है, आप चाहें तो डायग्राम बना के वैसे ही समझ सकते हैं। डायरेक्ट अगर आंसर निकालना है तो मैं बोलूंगा ई एफ की वैल्यू जो साइड्स पैरेलल है उनका डिफरेंस, यानी कि ए बी और डीसी का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। निगेटिव डिफरेंस नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। तो ए बी है 12 और डीसी कितना है 30, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 9 इज द आंसर एंड दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है इस बार तीसरे में। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ आपको लिखा हुआ है कि ये ट्रेपिज्म है, एबीसीडी ट्रेपिज्म है। तो एक ट्रेपिज्म पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट से जहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया एक ट्रेपिज्म, और इसमें बीसी और एडी पैरेलल है, बीसी और एडी, तो ये ए बी सी और डी इस तरह से नाम हो गया कि बीसी पैरेलल हो गया किसके, एडी के। और एसी जो है वो ये सीडी के बराबर है, एसी और सीडी बराबर है। तो मैं ए से सी तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले, ये एसी हो गया जो कि सीडी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि एसी और सीडी बराबर है। अब कह रहा है कि जो एंगल ए बी सी है वो 20 डिग्री है, ए बी सी ये एंगल कितना है 20 डिग्री, ठीक है। और बी ए सी 131 है, बी ए सी यानी कि ये एंगल कितना है 131 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है ए सी डी की माप, ए सी और डी ये वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। इसके बगल वाला ये वाला पूछा जा रहा है ए सी डी। से समझिएगा आप, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर थी, ए सी और सी डी ये बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है, ये ध्यान रखिए किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सामने के एंगल भी सेम हो जाते हैं, यानी इसके सामने अगर एंगल x है तो इसके सामने भी कोण x ही रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज बोल देता हूँ कि देखो अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो AC के सामने की अगर भुजा को मान लो मैं x बोलता हूँ, तो DC के सामने की जो कोण होगा, सॉरी यहाँ पर कोण बोलना चाहिए था, तो ये भी x होगा। AC के सामने का एंगल x तो CD के सामने का भी एंगल x, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। अच्छा अब बताओ अगर ये x है और ये भी x है तो हम इसे निकाल सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ट्रेपिज्म का एक प्रॉपर्टी होता है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। देखिए अगर ये ट्रेपिज्म है और मान लो ये एंगल है इसका ए, ये एंगल है मान लो बी, ये एंगल है सी और ये एंगल है डी, तो ऐसे में ए और डी का सम ए और डी करो या फिर बी और सी करो, दोनों ही केस में ये कितना आते हैं 180 डिग्री आते हैं। इसका कारण क्या है कि ए बी और डी सी यहाँ पर पैरेलल है, जो भी पैरेलल साइड हो उनमें एक ही साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे इसमें डी सी देखो बी सी और ए डी पैरेलल है, तो हम यहाँ के एंगल का और यहाँ के एंगल का सम लेंगे तो 180 डिग्री आएगा, या फिर सी का टोटल और डी का टोटल अगर निकालेंगे इनका सम तो भी 180 आएगा। तो मुझे अगर ये निकालना है सी की वैल्यू, ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा, देखो ये x है, अगर ये x है तो c की वैल्यू यहाँ पर 180 माइनस का 2x हो जाएगा। 180 में से इन दोनों का सम घटा देंगे हम। तो अब यहाँ पर पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। उसके लिए मुझे पता है इसमें कि अगर मैं b को और a को ऐड करूंगा तो ये 180 आएगा, और b पे एंगल कितना है 20 और a पे कितना है, तो आप बोलोगे 131 और x 131 प्लस का x है और इसकी वैल्यू 180 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 29। अब x की वैल्यू 29 आ गई तो हमें एंगल C निकालना था ACD, और ये कितना होगा
तो आप बोलोगे कि ये 180 माइनस का 2x का मतलब का 58, x की वैल्यू 29 है तो 2x की इतनी हो गई, इसको माइनस करो तो ये 122 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर बस एक सिंगल प्रॉपर्टी याद रखना है कि ट्रेपेजियम में जो भी पैरेलल लाइंस होते हैं उसमें एक ही साइड के अगर एंगल का सम देखोगे तो वो 180 डिग्री होता है। बस हमने वही इस्तेमाल कर लिया, काम आपको इतना ही करना है। जैसे ये प्रश्न देखिए 5वां वाला, यहाँ भी पहले मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ और एक इसमें भी डायगोनल की ज़रूरत है। डायगोनल कौन सी है, देखो AC और BCAD बराबर है। BCAD अगर यहाँ पर पैरेलल है तो मैं लिख देता हूँ कि ये A, B, C और D। देखो AD और BC पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। और यहाँ पर AC CD के बराबर दिया गया है। A से C को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो A से मैंने C को ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि AC को किसके बराबर दिया गया है, CD के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल अगर x है, देखो ये दोनों लाइन बराबर है तो इसके सामने एंगल अगर x है तो इसके सामने भी कितना होगा, x होगा। और हमें निकालना क्या है, ACD। ACD यानी कि ये एंगल निकालना है, तो पहले इसको निकाल लो, तो ये 180 माइनस इन दोनों का सम यानी कि 2x होगा। तो पहले x की वैल्यू अब निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप देखो यहाँ पर वैल्यू गिवन है, जैसे ABC 17 डिग्री दिया है, ABC ये कितना है, 17 डिग्री। अच्छा, और BAC 125 है, देखिए BAC ये कितना है, ये 125 डिग्री है। और हमें ACD बताना है। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो चाहे मैं D और C का सम लूं या फिर A और B का सम लूं, टोटल कितना सम आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ मैं ना निकाल के यहीं निकाल लेता हूं कि देखो मैं A का और B का अगर टोटल सम लूंगा, A प्लस B, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। A के पास कितना है वैल्यू, तो आप बोलोगे x और 125 है, और प्लस B के पास कितना है, 17, और टोटल वैल्यू 180 आना चाहिए। तो x की वैल्यू 180 और माइनस का इसको माइनस कर लो, तो 7 और 5 12, और 12 एक 13 और 1 14, तो ये कितना आ गया, 8 और 30 38। x की वैल्यू 38 आ गई, तो हमें फाइनली 180 और माइनस का 2x निकालना है। तो 180 माइनस 38 दूना कितना होगा, 8 दूना 16 और 3 दूना 6 और 1 7। 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा, 104 डिग्री फाइनल आपका ऑप्शन ए सही उत्तर आ गया। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न देखिए यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ABCD ट्रेपेजियम है, BC और AD क्या है, पैरेलल है, और AC जो है वो CD के बराबर है। दो एंगल यहाँ पर भी गिवन है और ACD पूछा जा रहा है। तो हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम कि हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर ले, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो अब चूंकि 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो BC और AD, तो मैं यहाँ पर किसको किसको मिलाना है, AC को और CD को, तो मैं यहाँ से मिला देता हूँ और नाम हम वही रखेंगे, A B C और ये D हो गया। और यहाँ पर ABC 18 डिग्री है, ABC यानी ये वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री। और आपके पास BAC है, BAC ये कितना है, ये बोलोगे कि ये 93 डिग्री है, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो अब आप चाहें तो पहले ही यही वाला निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये x है मान लो, तो मैं सीधे ये x की वैल्यू निकालूंगा कि देखो x और प्लस 93 और प्लस का 18 डिग्री, ये वैल्यू 18 था, हमने 180 लिख लिया है। मैं इन सब का सम लिख रहा हूँ, ये कितना आना चाहिए था, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गया, देखो ये 93 है तो 8 और 3 11, और 9 और 1 10 और 1 11, इसमें से माइनस करोगे तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 17 में से 1 गया तो 6, यानी x की वैल्यू 69 आ गई, ये वैल्यू 69 आ गई। तो अगर इस साइड के सामने का एंगल 69 है तो इस साइड के सामने का एंगल भी कितना होगा, 69। और हमें अगर ACD बताना है तो एंगल ACD हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये 180 और माइनस का 2x होगा, यानी कि 180 और माइनस का 69 का डबल यानी 7 का डबल 14, तो ये 138 हो गया। तो ये 42 डिग्री आपका आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों आपको। मान लीजिए A और B दो समबाहुभुज है। A के अंतःकोणों का योग आपको दिया हुआ है कितना, 1260 डिग्री, और B के प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री अधिक है। तो A और B की भुजाओं की संख्या का योग ज्ञात करना है। देखिए पहले तो कुछ फॉर्मूला याद रखिए। अगर
मान लो पॉलीगन किसको बोलते हैं, हम पॉलीगन बोलते हैं जिसमें काफ़ी सारे साइड्स होते हैं। खासकर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 से अगर अधिक साइड है तो उसको पॉलीगन बोल सकते हैं। जैसे 3 साइड हो तो वो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड हो गया तो क्वाड्रिलेटरल, 4 से अधिक साइड हो तो वो सारे पॉलीगन माने जाते हैं। यानी कि 4 से अधिक भुजाएँ हैं तो उनको हम बहुभुज बोलते हैं। अब समबाहुभुज बोलने का मतलब क्या हुआ और रेगुलर पॉलीगन का मतलब कि सभी साइड बराबर होंगे। समबाहुभुज यानी सभी भुजाएँ बराबर होंगी, रेगुलर पॉलीगन सभी भुजाएँ समान होंगी और सभी आंतरिक कोण भी समान होते हैं, यानी कि सभी इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ मान लो अगर इसमें नंबर ऑफ साइड में n लिख देता हूँ, नंबर ऑफ साइड ये n हो गया। तो यहाँ पर देखिए a के अंतःकोणों का योग, तो a के अंतःकोणों का योग दिया गया है, यानी पहला जो बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल याद रखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जरूरी है इसको याद रखना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये होता है 180 और इंटू का n-2, यानी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग ये होता है। अब जैसे यहाँ पर आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है 1260, तो आप बोलोगे ये 180 और इंटू n-2 हो गया। इससे काटोगे 18 सत्ते 126 होता है तो 7 टाइम्स कट जाएगा, तो n की वैल्यू ये 2 इधर आएगा तो 7 और 2 9, n की वैल्यू 9 आ गई। अब ऐसे ही दूसरा एक और आपके पास पॉलीगन है। देखिए पॉलीगन में और भी फॉर्मूला होते हैं, जैसे आपको क्या-क्या याद रखना चाहिए। यहाँ पर सम ऑफ ये हो गया, ईच इंटीरियर एंगल आपसे पूछा गया जाए कि हर एक जो अंतःकोण होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये याद रखिए प्रत्येक अंतःकोण जो होता है ये होता है आपका 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n। और प्रत्येक बाह्य कोण अगर पूछा जाए यानी एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए प्रत्येक, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए प्रत्येक बाह्य कोण, ये भी याद रखना है, इसको मैं ई लिख देता हूं, ई फॉर एक्सटीरियर। तो ये डायरेक्ट 360 डिवाइडेड बाई n हो जाता है। और यहाँ पर अंतःकोणों का योगफल आपने देख लिया कि 180 इंटू n होता n-2, और बाह्य कोणों का योगफल अगर पूछा जाए तो सभी बाह्य कोणों का जो योगफल आता है, 1 मिनट, सभी बाह्य कोणों का योग ये सीधे-सीधे 360 डिग्री होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ये 360 डिग्री होता है। इसीलिए प्रत्येक बाह्य कोण जब पूछा जाता है तो 360/n बस कर लो, आप हो जाएगा। एक साथ में इसके एक और फॉर्मूला आता है, जैसे मान लो ये इंटीरियर एंगल है और इस लाइन को मैं बाहर बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर अगर पूछा जाए यानी अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, तो ये 180 होगा, क्योंकि ये पूरा एक सीधा लाइन बन जाता है। जैसे यहीं पर दिया गया है, मान लो कि दूसरा जो आपके पास बहुभुज है उसमें प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 180 अधिक है, यानी कि मैं बाह्य कोण को अगर लिखूं, ध्यान देना, बाह्य को मैं एक्सटीरियर लिख रहा हूं, एक्सटीरियर अगर x है तो इंटीरियर कितना होगा, x से 90 ज्यादा होगा, यही बोल रहा है ना। और हमने यहाँ पर पढ़ा है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, 180। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर ये कितना होगा 180, और इंटीरियर की वैल्यू x प्लस 90 है, एक्सटीरियर कितनी है 9, एक्सटीरियर को तो हमने x ही माना है, ये 180 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 45, और x की वैल्यू अगर 45 आ गया तो यहाँ से प्रत्येक ये बाह्य कोण 45 हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने देखा था यहाँ पर कि देखो प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है ये 360/n होता है, तो अगर n निकालना हो तो हम 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण यानी 45 कर देंगे, तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो n1 प्लस n2 यानी दोनों बार भुजाओं का योगफल यहाँ 9 आया था, यहाँ 8 आया है, यानी कि ये 17 होगा। देखो ये समझने में मुझे लगता है कि आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये याद रहेगा, बस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कुछ लिखे हैं उसको याद कर लीजिए। फॉर्मूला के कारण आपको ये लग सकता है कि ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है, बड़ा कुछ नहीं है, बस आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना है। एक बार हमने पहली जो पॉलीगन थी उसके नंबर ऑफ साइड्स निकालें, फिर दूसरे पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स निकालें और दोनों को हमने ऐड कर दिया। फॉर्मूला बस याद रखना है। चलो मैं एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना के बराबर है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अच्छा देखो, विकर्णों की संख्या का भी एक फ़ॉर्मूला होता है, वो मैंने नहीं लिखा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, यानी कि मान लो मेरे पास एक पॉलीगन है जिसमें n साइड हैं और उसके नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए बहुभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है, तो निश्चित तौर पर n यानी नंबर ऑफ साइड तो निकालना होगा। नंबर ऑफ साइड कैसे निकालें, देखिए सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग हमने कितना पढ़ा था, 180 इंटू एन माइनस टू, ये अंतःकोणों का योग है। ये उसके बाह्य कोणों के योग के 4 गुना के बराबर है। तो ये हो गया अंतःकोणों का योगफल। फिर बाह्य कोणों का योगफल मैंने बताया था कि डायरेक्ट याद रखिए 360 डिग्री, ये बाह्य कोणों का योगफल होता है। लेकिन ये कह रहा है कि अंतःकोणों का योगफल जो होगा वो बाह्य कोणों के योगफल का 4 टाइम्स होगा, तो यहाँ 4 टाइम्स कर दो। इससे ये कटेगा देखो 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई 4 टू जा 8 एंड 2 10। अब डायरेक्ट हमें नंबर ऑफ डायगोनल बताना है, तो हम नंबर ऑफ डायगोनल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है n, इट मीन्स 10 इंटू 10 माइनस थ्री, इट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 2। ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 7 5 जा 35 आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर है। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिससे कि आप समझ पाएं कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें क्या कह रहा है कि ये ए बी सी है, और तो ये ए बी सी चलो मैं बना भी देता हूँ। इसमें बी सी पर कोई पॉइंट है, मान लो डी, और ये कह रहा है कि ये पॉइंट इस तरह से है कि डी जो है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखो बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। अच्छा, बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली में मुझे बी को ऊपर रख लेना चाहिए था ताकि ये ज़्यादा आसान लगे। देखो यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान देना आप, ये हो गया अब आपके पास बी ए बी सी, और आप देखिएगा बी डी जो है ये परपेंडिकुलर हो गया ए सी पर, यही कह रहा था। अच्छा, डी बी सी 16 डिग्री है, डी बी और सी ये कितना है, ये है 16 डिग्री। और बी सी पर एक पॉइंट है ई, बी सी पर कोई पॉइंट है मान लो ई, और सी ए ई 51 है, सी ए और ई ये 51 है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये इस तरीके का है, सी ए ई ये कितना है, ये एंगल है 51 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा है, ए ई बी बता दो। ए ई बी देखो, ए ई और बी यानी ये एंगल पूछा जा रहा है, मैं इसको एक्स लिख देता हूँ। ये अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि अगर ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, और एक मैं इसके साइड को एक्सटेंड कर दूं बाहर, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आता है, लेट से अगर मैं इसकी वैल्यू को x बोलूं तो ये कितना होता है। देखो इस एंगल को अब छोड़ दो, और बाकी के जो जो बचते हैं, ये अगर a है और ये b है, तो x की वैल्यू क्या आता है, a प्लस बी, ये आपको जरूर पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये अब यहाँ पर जो ये एंगल है दोस्तों, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करके समझा देता हूँ। इस ट्रायंगल में देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, हुआ ना, ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे a प्लस डी के बराबर आएगा। यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 51 प्लस 90 ये आ जाएगा, ये वैल्यू। यानी मैं a प्लस डी समझने के लिए लिख देता हूँ, ये 51 प्लस 90 के बराबर आएगा। और इधर आप देखोगे दोस्तों, तो इस साइड में ये देखो, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पिंक से, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल यही है। देखो यहाँ ये एंगल एक्सटीरियर बन रहा है, अब वही a प्लस डी।
और इसके हिसाब से इसमें आप देखोगे तो यही a प्लस डी कितना आ जाएगा 16 और प्लस x आएगा इन दोनों के सम के बराबर। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया दोस्त कि सीधे-सीधे देखो या तो आप एक फ़ॉर्मूला बना लो या ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि ये जो एक्सटीरियर एंगल आया यहाँ पे ये a प्लस डी यानी कि 51 और प्लस 90 के बराबर होगा और वही एक्सटीरियर एंगल जब हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ये 16 प्लस x के बराबर आ रहा है जिसमें x की वैल्यू तो हमें निकालनी ही थी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो ये 1 और 9 5 14 141 माइनस का 16 यानी कि ये 125 आ गया। तो देखो बस सीधे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आंसर निकालने में आपको कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या किया मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखो आगे पहले देखते हैं ऐसा क्वेश्चन है क्या? एक बार देख के आप समझ लीजिए, पॉज़ करके वीडियो को। तो ये पॉलीगन वाला है, हम फिर से करेंगे, यहाँ भी पॉलीगन वाला है, यहाँ भी पॉलीगन वाला ही है। आई थिंक ये उसी टाइप का है, देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या बोला गया था, BD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। तो BD परपेंडिकुलर है AC पर, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। और फिर BC पर एक पॉइंट E भी है, तो यहाँ से मैं इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये हो गया B, ये A, B, ये BC हो गया ये, और ये D है और ये E है, यही बात था। इसमें आप देखिएगा BD AC पर परपेंडिकुलर है, BD AC पर परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, पहली बात। फिर DBC 63 है, DBC, D, B और C यानी कि ये वैल्यू कितनी है 63 है। अच्छा CAE 76 है, CAE यानी कि ये वैल्यू कितनी है 76 है। और हमसे AEB पूछा गया है, AEB देखो AEB यानी कि ये x वाला पूछा गया है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि देखो ये ध्यान से समझना, अब मैं पहले ब्लैक लेता हूँ। आप देखिए एक बार ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला, इसमें आप एक्सटीरियर एंगल समझ पा रहे होंगे कि बाह्य कोण कौन सा बन रहा है, ये बाह्य कोण बन रहा है। और बाह्य कोण जो होता है ये अंततः दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 90 था, 90 प्लस 76 ये वैल्यू आएगा, कितना आ जाएगा 90 और प्लस का 76 यही आएगा एक्सटीरियर होने के नाते। और जब आप यही इस तरफ से देखेंगे यानी कि दूसरे ट्रायंगल के हिसाब से एक्सटीरियर देखते हैं, जैसे मान लो अब मैं इसके हिसाब से सोचूंगा, इस तरह से एक्सटीरियर देखिए, अब मैं रेड से बनाता हूँ इसमें एक्सटीरियर। अब आप देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक्सटीरियर बन के आ रहा है, ये वाला यहाँ पर ये एंगल इस हिसाब से भी एक्सटीरियर बन रहा है। तो जब हमने इसमें देखा था तो यही एंगल कितना आया था 76 और प्लस 90। और जब हम इस रेड वाले ट्रायंगल के हिसाब से एक्सटीरियर सोच रहे हैं तो ये 63 और प्लस का x आ जा रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये हो गया 6 और 9 7 16, तो 166 माइनस का 63, तो ये कितना आ जाएगा 103। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो गया। आई होप कि अब समझ गए होंगे आप। आगे क्वेश्चन सेम है, आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, अब तो आपके लिए आसान ही हो गया। डायग्राम लेकिन जरूर बना लीजिए ताकि गलत ना हो। आप चाहें तो बिना डायग्राम के भी अब बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम चाहिए जिससे कि गलती कम से कम हो सके। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वैसे ही पहले मैंने ट्रायंगल बना लिया, फिर इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब जो जिसका नाम है, जैसे BD AC पर परपेंडिकुलर है तो ये AC हो गया और ये B हो गया, B से D परपेंडिकुलर है और ये एक अलग पॉइंट है BC पर जो कि E है। इसमें CAE 25 है, CAE यानी कि ये 25 हो गया। और एक और एंगल दिया है DBC, DBC कितना है आपके पास, ये 29 है। और AEB पूछा जा रहा है यानी ये पूछा जा रहा है, तो हम सीधे बोलेंगे कि ये तो 90 डिग्री हो गया, तो इस दोनों का सम यानी इनका सम और इनका सम बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वैल्यू अगर हम निकालते हैं और ये वैल्यू, तो ये समान आ जाता है, ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये O है तो OAD और OBE ये दोनों ही सिमिलर है, तो ऐसे भी इनका सम बराबर आ जाएगा, यानी 25 और प्लस
90, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 और प्लस x। इसमें 4 अगर बढ़ा दो तो ये 29 हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू इसमें से 4 कम आएगा यानी 86। ठीक है ना, बाकी आपको जैसे कैलकुलेट करना है आप कर ही सकते हैं। अब हम पॉलीगन वाले क्वेश्चन जो छोड़ चुके थे उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको सेम टाइप दिखाने के लिए सॉल्व कर दिया। अब पॉलीगन के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हमें सॉल्व करना होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इधर यहाँ से हमने शायद क्वेश्चन नंबर 15 से छोड़ा है यहाँ से। तो देखिए, किसी समबाहुभुज में एक अंतःकोण उसके बहिष्कोण से कितना ज्यादा है, 144 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। देखिए, एक अंतःकोण का मतलब प्रत्येक अंतःकोण हो गया, और प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है 180 इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई n। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इच इंटीरियर एंगल। यानी प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, कितनी डिग्री उसकी जो माप होगी, मेजरमेंट होगी, वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। ये प्रत्येक अंतःकोण हो गया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये उसके बाह्य कोण से 144 अधिक है। अच्छा, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं हम, जो हर एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाई n, और इससे ये कितना ज्यादा है 144 ज्यादा है। तो हमें n की वैल्यू बतानी है, बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो आपको ज्यादा आसान लगे। मैं इसको इधर लेके आता हूँ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या ऐसे ही इधर लेके आ जाऊं तो भी मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 180 इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन, या सबको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। अगर सभी को मैं n से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ भी n से, इसको भी n से और इसको भी n से, तो होगा क्या, ये n कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा आपके पास 180 n माइनस 360, और यहाँ पर 360 n और प्लस 144 n, यही होगा। तो n वाले को मैं एक साइड लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे n नहीं होगा, 360 में का n तो कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो गया है। तो आप इस n को n के साइड में लेके आओगे तो 180 में से 144 को माइनस करोगे तो 36 n आएगा, और ये 360 इधर आएगा तो ये 360 का डबल हो जाएगा। अब इससे ये कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर। यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, देखो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो और इंटीरियर एंगल भी दिया हो, मान लो, देखिए जब भी आपको ये दिया गया हो कि इंटीरियर, मैं मान लो मैं इंटीरियर एंगल को आई लिखता हूं और एक्सटीरियर को एक्स लिख देता हूं या ई लिखता हूं, दोनों में अगर डिफरेंस गिवन हो कि ये लेट से डिफरेंस जो है वो थीटा डिग्री है, तो यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ साइड पूछे तो ये होता है 720 डिवाइडेड बाई 180 और माइनस का थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप लिखोगे 720 डिवाइडेड बाई 180 माइनस 144। तो 180 में से 144 को माइनस करोगे तो 36, और 36 दूना 72, ये काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अगले सवाल में कह रहा है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/7 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। तो एक्सटीरियर एंगल कह रहा है कि 1/7 है इंटीरियर के। इंटीरियर कितना होता है n माइनस टू इंटू का 180 और डिवाइडेड बाई n। ये इंटीरियर है, इसका 1/7 क्या है एक्सटीरियर, यही कह रहा है ना। एक्सटीरियर कितना होता है 360 डिवाइडेड बाई n, तो n से n तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखोगे इससे भी ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस टू की वैल्यू कितनी आ गई 7 2 जा 14, और n की वैल्यू ये 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 16। तो ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल में कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 28 राइट एंगल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर लिखा है, फॉर्मूला अभी आपको याद होगा कि ये 180 इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन होता है। तो ये जो, अच्छा सम दिया गया है तो डिवाइड नहीं करेंगे, एन से डिवाइड करने का मतलब कि ये प्रत्येक अंतःकोण का मान आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम एन से डिवाइड करते हैं। केवल सम पूछा जाए यानी योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल, तो ये 180 इंटू एन माइनस 2, और इसकी वैल्यू क्या कह रही है कि ये 28 राइट एंगल्स के बराबर है। तो 28 और समकोण का मतलब कि 90, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखो 90 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 14 बार में कट जाएगा, तो n की वैल्यू ये 2 जब इधर जाएगा तो 14 और 2 16, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अच्छा, अब देखेंगे आपको ये देख के सॉल्यूशन लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, फिर भी केवल 30% लोगों ने सही क्यों किया है और बाकी के 34% लोगों ने गलत किया है, यानी कि अभी भी आप देख रहे हैं कि लगभग 35% लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। कारण है फ़ॉर्मूला, क्योंकि ये फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फ़ॉर्मूला जिसको याद होगा वो इसको टच किया होगा और फ़ॉर्मूला नहीं याद है तो वो सीधे तौर पर छोड़ दिया होगा। और जो जिन लोगों ने गलत किया है वो समझिए वो और भी फालतू वाले लोग हैं, क्योंकि उनको फ़ॉर्मूला भी नहीं याद होगा, फिर भी उन्होंने सॉल्व कर दिया। ज्योमेट्री में ध्यान रखिए कि 99% ऐसा ही केस बनता है, जब आपको फ़ॉर्मूला अगर याद है तो आप 100% सही मार्क करके आओगे, अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो। क्योंकि ज्योमेट्री में कैलकुलेशन कभी टफ नहीं आता है, फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरम्स नहीं याद रहते हैं, तभी जाकर के ऐसी समस्या उत्पन्न होगी। तो जिन लोगों ने टच ही नहीं किया वो सीधे देखे होंगे कि अच्छा ये है, इसका फ़ॉर्मूला मुझे याद नहीं है तो छोड़ दो इसको। तो पहले ही वो स्किप कर दिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन-सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कह रहा है कि कोई समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते हैं। समचतुर्भुज हम रोम्बस को बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी रोम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन सारे ही स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकते हैं। अब इसमें हमें बताना है कौन सही है। देखिए, रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है? रोम्बस होता है कि चारों साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं रोम्बस में, यानी कि सम चतुर्भुज में सम और चतुर्भुज यानी 4 भुजाएँ और सम मतलब बराबर। लेकिन इसमें सारे कोण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है? वर्ग में सारे कोण भी बराबर होते हैं और सारी भुजाएँ भी बराबर होती हैं। तो सभी वर्ग को हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन सभी रोम्बस को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत है, कारण क्या है? कारण ये है कि कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते हैं। सारे ही वर्ग मैंने बोला समचतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। क्योंकि सभी समचतुर्भुज को वर्ग तभी बोलेंगे जब इसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएँ। वर्ग में सभी कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है और सभी के सभी बराबर होते हैं। यहाँ पर देखो बस आमने-सामने की जो कोण होता है वो बराबर होता है समचतुर्भुज में, सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए पहला तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक समलंब, समलंब बोलते हैं ट्रेपेज़म को, एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं। यानी ये कह रहा है कि ये अगर एक ट्रेपेज़म है तो इसमें सामने की 2 भुजाएँ बराबर होती हैं। अब देखो इसमें सामने की 2 भुजाएँ बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे कई बार अगर ये आइसोसेलेस है, यानी कि अ, जैसे 2 भुजा बराबर वाला समलंब चतुर्भुज है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, तो इसमें ये 2 भुजाएँ बराबर होती हैं, समद्विबाहु अगर निकला तो। फिर भी ये 2 भुजाएँ असमान होती हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि देखिए कोई भी 2 सम्मुख भुजाएँ इसमें बराबर नहीं होती है, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा कह रहा है समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, यानी इसके कहने का मतलब जो रोम्बस होता है ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही होता है। तो निश्चित तौर पर ये हम सही मान सकते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में बस अंतर इतना है कि पैरेललोग्राम में सारे साइड समान नहीं होते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो केवल इसमें ये भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, देखो। चारों समान नहीं होंगे, लेकिन अगर ये रोम्बस होता तो रोम्बस में चारों ही एक दूसरे के बराबर होते, ये चारों समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब कि जो पैरेललोग्राम है यानी जो समांतर चतुर्भुज है, इसमें बस यही खूबी है कि देखो आमने-सामने की भुजाएँ जो हैं वो समांतर हो और लेंथ में भी बराबर हो। तो समचतुर्भुज में भी ये होता है, आमने-सामने की भुजाएँ समांतर भी होती हैं और लेंथ में बराबर भी होती हैं। तो इस हिसाब से ये तो पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम को हम समचतुर्भुज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएँ बराबर होती हैं और इसमें सारी भुजाएँ बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे को सही मान लेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जब समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएँ बराबर हो गई तो ऐसे केस में हम उसको समचतुर्भुज ही बोलेंगे, ठीक है? बस ये समचतुर्भुज से अलग इसीलिए है कि इसमें सभी भुजाएँ बराबर नहीं होती हैं। जब भी समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएँ बराबर हो जाएँगी तो वो समचतुर्भुज ही कहलाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब वो समचतुर्भुज कहलाएगा तो उसको समांतर नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक विशेष केस हो गया इसका। और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं।
अगला क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये भी सॉल्व कर लिया है। ये देखिए एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 है, तो भुजाओं की संख्या। मैंने बोला कि जब इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस दिया हो तो ऐसे में डायरेक्ट आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। ये 720 डिवाइडेड बाई 180 और माइनस का क्या होगा यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस अगर डी है तो डी लिख दो। तो ये 720 और डिवाइडेड बाई 180 और माइनस का 40। तो ये 720 और डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 और 4 से 18 चौके 72, तो 18 डिग्री आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया। अगला क्वेश्चन AEB बनाने वाला है, तो ये मैं होमवर्क रख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ये तो हमने क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप इतना है, तो विकर्णों की संख्या। प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n, और ये कितना हो गया 140। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18n माइनस का 18 दूना 36 और ये 14n। तो 18 में से 14 जाएगा तो 4n की वैल्यू हो गई 36, तो n की वैल्यू कितनी 9। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, ये होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो n के जगह पर आप रखोगे 9 और 9 में से 3 गया तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तियां 6 और 9 तियां 27। तो 27 यहाँ पर सही आंसर है। डी मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या, और ये फॉर्मूला है प्रत्येक अंतःकोण का यानी कि ईच इंटीरियर एंगल। अगला सवाल कह रहा है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज दिस, देन व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। तो देखो बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण पूछना चाहिए था, यानी ईच जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो। अब देखिए सभी अंतःकोणों की मापों का योग दिया है। योग का फॉर्मूला अंतःकोणों की मापों का योग 180 इंटू n-2 और ये 2520 दिया है। तो यहाँ पर 0 से आप इसको काट लो, 9 से ये 2 टाइम्स कटेगा और 9 से इसको काटोगे तो 9 दूना 18 और 9 अठे 72, और फिर 2 से ये कट जाएगा, अभी भी 14 दूना 28। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14, और ये 2 इधर जाएगा तो 16। और हमें बहिष्कोण बताना है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं 360 और डिवाइडेड बाई n। तो 360 और डिवाइडेड बाई 16, 16 से इसको काटो तो 16 दूना 32 और फिर 4 जीरो तो 16 दूना 32, 22 पॉइंट कुछ आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। अगला सवाल इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वर्ग न तो आयत की और न ही समचतुर्भुज की एक विशेष स्थिति है। देखिए ये तो गलत है, क्योंकि वर्ग आयत का भी एक विशेष स्थिति है और समचतुर्भुज का भी एक विशेष स्थिति है। कैसे, देखो आयत इस टाइप का होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और सभी कोण इसमें 90 डिग्री होता है। अब मान लो इसी का एक विशेष केस ऐसा आ जाए, जब अब मान लो ये अगर 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3-3 ही हो जाए, यानी केवल अभी तक हमने पढ़ा था कि ये 4 है तो ये 4 और ये 5 है तो ये 5, यानी केवल आमने-सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि चारों भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। अगर चारों भुजा बराबर हो जाए तो भी तो आमने-सामने की भुजाएँ बराबर हैं, और अगर हर एक कोण इसमें 90 डिग्री हो जाए, तो ये ऐसे केस में इसको आयत भी बोलेंगे और वर्ग भी बोलेंगे। ठीक है? तो ये एक विशेष परिस्थिति हो सकता है इसका, इसमें बोला है कि नहीं होगा तो इसलिए गलत हो गया। वर्ग केवल समचतुर्भुज की एक विशेष स्थिति है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि समचतुर्भुज का भी विशेष स्थिति ऐसा आ सकता है जब वह वर्ग कहलाए। क्योंकि समचतुर्भुज इस टाइप का होता है, चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण इसमें एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। लेकिन चारों कोण अगर एक दूसरे के बराबर हो गए और 90 डिग्री हो गए तो वर्ग भी कहलाने लगेगा। तो वो एक विशेष स्थिति आ जाएगा जब वह वर्ग कहलाएगा। सी कह रहा है कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज दोनों की ही एक विशेष स्थिति है। यानी जो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों का एक विशेष कंडीशन है, निश्चित तौर पर ये सही है। देखो आयत में मैंने बताया कि जब भी चारों भुजा अगर बराबर होगा तो वर्ग कहलाने लगेगा। समचतुर्भुज में भी चारों कोण अगर बराबर हो जाए और 90 डिग्री हो जाए तो वो भी वर्ग कहलाने लगेगा। तो आयत और समचतुर्भुज दोनों का ही एक ऐसा विशेष परिस्थिति हो सकता है जब वह वर्ग कहलाने लगे। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़े। एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग के दोगुने के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या। देखिए सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, अभी आपने पढ़ा था 180 इंटू n-2, और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। इसका दोगुना कह रहे हैं तो दो गुना हो गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा 2 बार में,
तो n की वैल्यू ये 2 दूना 4 और ये 2 जाके जुड़ जाएगा तो 6। बहुत आसान है दोस्तों। अगर यहाँ तक आपने देखा और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आजकल हम आ रहे हैं। एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जरूर ये सारी वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन निश्चित तौर पर रिपीट होंगे आगे चल के। अगला कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 30 साइड है, तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था 180 इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर 180 n माइनस टू, एन 30 है तो 30 में से 2 को कम करोगे तो ये 28 और डिवाइडेड बाई 30। तो 3 छः के 18, 6 आ गया, 6 अट्ठे 48 है और 6 दूना 14 और 4 6 अट्ठे 48। 1 मिनट, 3 छः के 18 सही आ गया। एक अंतः कोण की माप 7 दूना 14, 7 से कटने वाला आंसर आएगा, ये बात तो तय है और इस हिसाब से तो यही सही होगा। 6 अट्ठे 48 बचा 4 और 6 दूना 12 और 4 16, तो ऑप्शन सी सही है ऐसे भी। अगला सवाल, भुजाओं की संख्या बताना है, प्रत्येक अंतःकोण की माप दिया है, तो ये होमवर्क हो गया, आप सॉल्व कर लेना। अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसी प्रकार का है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने AEB वाला सॉल्व कर लिया है, तो ये भी होमवर्क हो गया। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है दोस्तों, चाहे जिन लोगों ने बीच से वीडियो देखना शुरू किया है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। जब आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा तो इस टाइप के मैंने 3 4 5 क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं, आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। अगला सवाल है ABCD इस प्रकार है, एक चतुर्भुज की A जो है वो 47 है, बी जो है एंगल वो 66 है, सी भी दिया है और डी भी दिया है। ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है? अब देखिए, समचतुर्भुज बिना हम भुजा को पता किए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो सेम होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये हम बिना भुजा पता लगाए यानी बिना साइड की जानकारी लिए नहीं कह सकते हैं। वही केस यहाँ भी है, यहाँ भी साइड की जानकारी चाहिए और साइड की जानकारी यहाँ भी चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज हम पता कर सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है। तो आप देखो, अगर ये ABCD है, इस तरीके का मान लो ABCD, तो A प्लस सी करो आप या B प्लस डी करो, ये दोनों ही कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो चेक करो A और C को सम करके चेक करो, इनको जोड़ोगे तो 180 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वैसे ही B और D को सम करके चेक करो, क्या यह 180 आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1/8 दिया है, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बाह्य कोण के लिए क्या हम यूज करते हैं? 360 डिवाइडेड बाई n। और रेशियो किसका कह रहा है? आंतरिक कोण के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई n। ये कितना दिया है? 1:8। इसको काट पीट लो, इससे ये कटेगा, इससे ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ आ गया 1 और डिवाइडेड बाई ये हो गया n इंटू n माइनस टू। सॉरी, यहाँ पर 2 है, 2 बचा है ना, तो ये हो गया 2 इंटू n माइनस टू और इधर 1/8 आ गया। तो ये 2 चौके 8 आ गया। हमने कुछ गलत काट लिया लगता है। बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का अनुपात 1:8 है, तो भुजाओं की संख्या बतानी है। तो हमने क्या बोला कि ये n से n कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर गलत काट लिया है ना, ये 2 ऊपर आएगा। देखो, इससे ये 2 बार में कटेगा ना, ये 2 यहाँ आएगा, तो ये 8 तो सही ही था। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये इस तरह से कटा, n से n कटा और इससे ये 2 बार में कट गया, तो ये आ गया 2/n माइनस टू और ये 1:8। तो यहाँ से 8 दूना 16 की वैल्यू n माइनस टू यानी n की वैल्यू आ गई 18। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर आपसे रेशियो पूछा जाए इंटीरियर और एक्सटीरियर का, तो ये होता है रेशियो n माइनस टू डिवाइडेड बाई 2। ये रेशियो आप याद रख सकते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का ये रेशियो होता है।
तो आप ये डायरेक्ट भी रख सकते थे कि देखो इंटीरियर डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर, तो इंटीरियर यहाँ पर 8 था डिवाइडेड बाय 1 और ये वैल्यू आ जाता n-2/2, तो n की वैल्यू यहाँ से 18 आ जाता डायरेक्ट भी। आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में एक आयत है PQRS विकर्ण O पर मिलते हैं, तो मैं एक आयत यानी कि रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ से देखो एक आयत ड्रॉ कर लिया इस टाइप का। इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, तो मैं इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डायगोनल्स हो गए। डायगोनल्स कहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों? O पर। और ये आयत हो गया PQR और S। इसमें QOR 36 डिग्री है। देखो QOR ये कितना है? 36 डिग्री। तो OPS पूछ रहा है, OP और S ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अगर ये 36 है दोस्तों, ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 36 होगा। कैसे 36 होगा? मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ओ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? 36। शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कभी भी दो लाइन ऐसे क्रॉस करता है तो इसमें ये वाला एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण या इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये उसी टाइप का है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब देखो ये दोनों साइड भी तो इसमें बराबर होगा ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल जो है यहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब कि मैंने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम हो जाए तो इनके सामने के एंगल भी, इसके सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी थीटा आ जाएगा। सामने के एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आप बोलोगे कि ठीक है फिर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो गया। तो अब तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है, तो आप बोलोगे 2x और प्लस 36, ये 2x और प्लस क्या, ये 36, ये कितना हो जाएगा? 180। तो 2x की वैल्यू 36 को माइनस कर दो तो ये 144 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 72। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न देखिए 48th। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं बराबर हैं। अब जिसकी भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब कि सारे ही साइड्स इक्वल हम मान लेंगे, और ABC इसमें 90 डिग्री है। इफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन ABCD इज, तब तो बहुत आसान हो गया। सबसे पहले क्या कह रहा था कि देखिए एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये है, ठीक। इसमें कह रहा है कि इसमें सारी साइड्स सेम हैं, तो सारे साइड इसमें इक्वल दे दिया कि ये सारे साइड इक्वल हैं। अब सारे साइड इक्वल अगर क्वाड्रिलेटरल है और सभी भुजाएं बराबर हैं तो दो ही केस बनेगा इसमें, या तो ये समचतुर्भुज हो जाए यानी रोम्बस हो जाए, या फिर ये बन जाए वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब दोनों में अंतर क्या है? स्क्वायर बनेगा तो इसमें हर एक एंगल जो आएगा ये 90 डिग्री का आएगा, और समचतुर्भुज बनेगा तो इसमें हर एक एंगल 90 का नहीं होगा। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि ABC 90 डिग्री है। मान लो ये ABCD है, तो अब इसमें अगर ABC भी 90 डिग्री हो गया, मान लो ये भी 90 डिग्री हो गया, तो अब होगा क्या? सम्मुख भुजाएं चूंकि समांतर हैं और सम्मुख कोण भी बराबर है। सम्मुख कोण बराबर है यानी कि इसके सामने का कोण भी 90 डिग्री है, और सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हो गए तो ये कोण भी फिर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया है। और आपको याद होगा मैंने अभी पढ़ाया था एक में, जैसे हमने ट्रेपीजम में ही पढ़ा था कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। यही पढ़ा था ना हमने। यहाँ पर भी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो रहा है तो इसका सम और इसका सम 180 होगा, और एक अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी सम निकालोगे तो 180, और ये 90 है तो ये भी 90 आ गया। तो चारों कोण 90 और चारों भुजाएं भी बराबर, इसका मतलब कि यह वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। देखिए आयत तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। पतंग समचतुर्भुज का ही एक रूप होता है, तो ये भी होने का चांस नहीं है। और समचतुर्भुज तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सभी भुजाएं, सभी कोण 90 डिग्री नहीं होती हैं।
अगला देखिए, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दिया है, प्रत्येक बहिष्कोण का माप बताना है। सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 इंटू n-2, इसकी वैल्यू 1620 दे दिया है। तो इससे ये 9 बार में कटता नजर आ रहा है, तो n की वैल्यू जो आएगा 9 और 2 11 हो गया। और प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? ये होता है 360 डिवाइडेड बाई n। तो आप बोलोगे 360/11, तो 11 तिया 33, फिर बच गया आपके पास 30, तो 11 दूना 22 और 8/11 आ रहा है। तो ये जिस भी ऑप्शन में हो, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। आई होप कि आप बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। उस समबाहुभुज की दो आसन भुजाओं के बीच का अंतः कोण डैश डिग्री होता है, जिसकी भुजाओं की संख्या n। भुजाओं की संख्या n दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि इंटीरियर एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, मैंने बताया ही था, 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n। डायरेक्ट या तो आप ऐसे बता दो, या आपको ये भी मैंने बताया था दोस्तों, आप इसको भी चाहो तो सॉल्व करोगे, अगर आगे n से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये 180/n होगा। और इनटू का n-2 एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 180 डिवाइडेड बाई n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n और n कैंसिल आउट हो जाएगा 180। और जब 180 डिवाइडेड बाई n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 360/n आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। एक तरीका तो ऐसे हो गया। दूसरा, आपने ये पढ़ा था कि इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर ये कितना होता है? 360 होता है, ये आपने पढ़ा था ना। तो इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर इतना हो गया। हमें इसमें इंटीरियर तो पूछ ही रहा है, इंटीरियर को ऐसे रहने दो, अंतःकोण ही पूछ रहा है ना। और एक्सटीरियर, सॉरी, ये 180 हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था यहाँ? 180 था। इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर 180। एक्सटीरियर की वैल्यू को अगर मैं राइट साइड लेके चला जाऊं तो ये 180 और माइनस का एक्सटीरियर हो जाएगा। तो ये 180 और माइनस एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाई n। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और आप लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगला सवाल, एक पॉलीगन है जिसमें 15 साइड्स हैं, मेजरमेंट पूछ रहा है इंटीरियर एंगल का। तो ये होमवर्क हो गया, आपको एन की वैल्यू गिवन है और आपको इंटीरियर एंगल का वैल्यू बताना है। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए। ABCD इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी भी दिया है। तो बी का मान पूछा जा रहा है कि बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये तो पता होगा आपको कि क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतःकोणों का योग। सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? एक चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और कोण डी सभी कोणों को जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। तो ए की जगह पर कितना है? देखो, 3x और प्लस का 2 मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 3x और प्लस 3 टू जा 6। बी की जगह पर वैल्यू क्या है? 2 टू जा 4x और माइनस 7 टू जा 14। सी की वैल्यू कितनी है? 69। और डी की वैल्यू सी से 8 कम है, यानी 69 से 8 कम है, तो ये 61 हो गया। ये सब कितना हो जाएगा? 360। और हमें बी की वैल्यू बतानी है, यानी 2 इंटू 2x माइनस 7, तो x पहले निकालना होगा। तो देखो, 3 और 4 कितना हो गया? 7x। और बाकी यहाँ कैलकुलेशन आप देखोगे तो ये हो गया 9 और 1 10 और 6 6 12 और 1 13, 130 इनका सम। और 14 में से 6 गया तो 8, यानी इसमें माइनस का 8 कर दो, तो ये आ जाएगा 122 और इसकी वैल्यू हो गई 360। तो 7x की वैल्यू देखो, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बच गया कितना? 5 में से 2 गया 3 और यहाँ बच गया कितना आपके पास? 3 में से 1 गया 2। तो 7 से काटोगे तो 7 तिया 21 और 7 चौके 28, तो x की वैल्यू 34 आ गई। एंगल बी हमें बताना था जो कि है 2 इंटू 2x माइनस 7। तो ये 2 और गुणा में 2x, यानी 34 दूना 68 में से 7 माइनस करोगे तो 61, तो ये 122 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है, आप काफी फास्ट कर सकते हैं, आई होप। अगला सवाल है, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां कितनी है दोस्तों? यहाँ पर
लंबाइयों का अंतर दिया गया है। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अंतर 6 है, उनके बीच की लंबवत दूरी 24 है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है तो समांतर भुजाओं की लंबाइयां बताइए कितनी होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज का यानी ट्रेपिज्म का एरिया क्या होता है? ट्रेपिज्म का एरिया होता है 1/2 इंटू का सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू का हाइट। तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स में बोल रहा है 6 का अंतर है, यानी कि अगर ये ट्रेपिज्म है दोस्तों, इसका मतलब कि ये x है तो ये वैल्यू कितनी है? x प्लस 6 है। 6 का डिफरेंस है दोनों में, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी x और प्लस x प्लस 6 यही आएगा ना। और इंटू का हाइट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो हाइट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24। अब ये 2 से कट गया, 12 दूना 24, तो ये हो गया 2x और प्लस 6 और इंटू का 12 और एरिया गिवन कितना है यहाँ पर? 648। 12 से काट लो, 12 पच्चे 60 और 12 चौके 48 और फिर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो छोटी भुजा ये 24 है अगर, तो ये कितना होगा? 24 से 6 अधिक यानी 30। तो 24 और 30 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि बताना है जिसे 249 मीटर और 217 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। यानी एक आयत है मान लो आपके पास इस टाइप का, इसके अंदर जो सर्कल खींचा जा सकता है सबसे बड़ा, उसका परिधि बताना है। सबसे पहले तो एक चीज आप याद रखिए कि अगर हमें इस आयत के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ करना है, तो या तो रेडियस हम इसको मानेंगे डायमीटर, या फिर इस बड़े वाले को मानेंगे। देखो बड़े वाले आप इसके अंदर कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो आप एक सर्कल, इस हिसाब से तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे वो इलिप्स बन जाएगा यानी दीर्घवृत्त बन जाएगा। तो हमें ऐसे ही ड्रॉ करना होगा, मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखा ही देता हूँ। देखो लगभग इस टाइप का आप ड्रॉ कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए यहाँ इस टाइप से आप ड्रॉ कर पाओगे सर्कल। और ये जो सर्कल ड्रॉ होगा दोस्तों, इसमें आप एक चीज तो समझ जाओगे कि देखो ये जो लाइन है, यही लाइन इसका डायमीटर भी बनेगा। ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक यही डायमीटर रहेगा इसका। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसमें अब सबसे बड़ी भुजा सर्कल, इस रेक्टेंगल में सबसे बड़ी भुजा ये है 249, तो ये बड़ी वाली साइड हो गई। और छोटी वाली साइड कितनी है? 217, ये छोटी वाली साइड हो गई। तो जो छोटी वाली साइड हो गई वही इस वृत्त का क्या बनेगा? व्यास बनेगा यानी डायमीटर बनेगा। और वृत्त का व्यास पता है तो इसका परिधि कैसे निकालते हैं हम? सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाई इंटू डी, डी मीन्स डायमीटर। तो पाई का मतलब 22/7 और डायमीटर हो गया 217। 7 से इसको काटोगे, 7 या 21, 7 एक बार में, तो 31 दूना 62 और 62 और 6 68। तो आपका 682 आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ऐसे भी ये अगर डी है तो आप डी का हाफ करके 2 पाई r भी लिख सकते हो, बात वही आएगा। अब आ जाते हैं हम 57th पर। यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकने वाले वृत्त की परिधि बताना है। तो हम वृत्त की परिधि डायरेक्ट c इक्वल टू पाई डी लिख देंगे। पाई का मतलब 22/7, डी मतलब क्या हो गया? इसमें से छोटी वैल्यू, छोटा वैल्यू 168 है तो 168 इस्तेमाल कर लो। 7 से 7 दूना 14, 7 चौके 28, 22 चौके 88 और 22 दूना 44 और 8 52, तो 528 यानी ऑप्शन बी सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है तो ये मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और आखिरी क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूँ। आज आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लकड़ी के 3 टुकड़े जिनकी लंबाइयां आपको 187 मीटर, 102 मीटर और 255 मीटर दी गई हैं, इनको समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या होगी ये बताना है। देखिए जब भी अधिकतम लंबाई आपसे पूछा जाए जो बराबर हो, क्योंकि समान लंबाई के तख्ते बनाने हैं इनसे, तो चाहे जितने भी तख्ते बनाए जाएं उनकी लंबाई क्या होगी? जो समान लंबाई पूछ रहा है वो अधिकतम किस लंबाई के तख्ते बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें इन सब का एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, वही आपका उत्तर होगा। तो बताओ 187
102 और 255 का एचसीएफ कैसे निकालोगे? ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है? क्या ये 11 से सभी कैंसिल आउट होगा? तो आप बोलोगे कि इसमें 102 तो 11 से नहीं कट रहा है। क्या 19 से होगा? 19 से भी 102 नहीं कट रहा है। क्या 13 से होगा? 13 से भी 102 नहीं कट रहा है। 17 से तीनों ही कट जाएगा, इसलिए 17 आंसर होगा। आप चाहो तो इसका एचसीएफ निकाल लो, इसमें 17 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है? तो इस हिसाब से 17 कॉमन हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 बन रहा है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो 17 आएगा, यानी कि जो अधिकतम लंबाई होगा वो 17 होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। और ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आए वो जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए।